नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम आप सब इन दिनों डिजिटल इंडिया की बात सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई आर्थिकी चाहने वाले सभी डिजिटल इंडिया का ख्वाब पाले हुए हैं, लेकिन यह सपना कईयों की नींद हराम किए हुए हैं। पिछले दिनों दवा दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। कोई 8 लाख दुकान मालिक हड़ताल पर गए, इसलिए कि ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियों से कोई 80,000 करोड़ रुपए की सालाना खुदरा दवा बिक्री खतरे में है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न वन, एमजी कॉम, जिम्मी कॉम जैसी 6-8 वेबसाइट 8 लाख दुकानों के धंधे पर तलवार माने जा रहे हैं। एक और हकीकत जाने, इस साल दीपावली खरीदारी में स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का बोलबाला है। बाजार में दुकानदारों की बिक्री मंद है। मतलब 5 साल पहले खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों के आने की बात से व्यापारियों की जान सूख रही थी। नेताओं और पार्टियों ने हाय तौबा मचा दी थी। आज ई कॉमर्स, ऑनलाइन दुकानें परंपरागत व्यापार का बाजा बजा दे रहे हैं। नई बनाम परंपरागत आर्थिकी कारोबार में ऐसा अंतरिम वक्त आ गया है या आने वाला है जिसमें बेरोजगारी होगी, हड़तालें होगी और समाज व्यवस्था में चौतरफा संकट पैदा होगा। क्या मोदी सरकार और डिजिटल इंडिया चाहने वाले इस संकट का अनुमान लगाए हुए हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। मुल्क में मुबैना तौर पर बढ़ते अदम बर्दाश्त के खिलाफ चल रहे मुजाहरों और अवार्ड लौटाने के वाक़ये की असली वजह क्या है, ये एक अहम सवाल है। जिनके खिलाफ ये मुजाहरे हो रहे हैं यानी बीजेपी और आरएसएस को भी अंदाजा नहीं है कि इसकी वजह क्या है, तभी उनकी तरफ से इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। आरएसएस के अखबार 5 जनवरी में लिखा गया है कि जब से आरएसएस ने कहा है कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मुल्क मुखालिफ लोगों का अड्डा है, तब से उस पर हमले बढ़ गए हैं। हालांकि जेएनयू से जुड़े लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन संघ को लगता है कि इस मुखालफत के पीछे जेएनयू की लेफ्ट लिबरल यानी सेक्युलर ब्रिगेड का हाथ है। लेकिन बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आदम बर्दाश्त को लेकर हो रही मुखालफत और कांग्रेस का सदारती महल तक का मार्च रॉबर्ट वाड्रा मामले की वजह से है। उनका कहना है कि वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदों में गड़बड़ी की तफ्तीश चल रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला कर ये कदम उठा रही है। बीजेपी में ही अरुण जेटली, वेंकैया नायडू वगैरह रहनुमाओं की एक टीम ऐसी है जिसका मानना है कि इसका असली मकसद मुल्क में सरमायाकारी का माहौल बिगाड़ना है ताकि नरेंद्र मोदी को नाकाम किया जा सके। बीजेपी के तई हम-आहंगी रखने वाले कुछ दानिश्वरों का तो ये भी मानना है कि इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश के तहत ये मुहिम चला रही है। आदम बर्दाश्त के मसले पर सियासत इतनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा हुकूमत के मैनेजरों को नहीं था। उनको लगा था कि इक्का दुक्का मुसन्निफों और डायरेक्टरों के अवार्ड लौटाने के बाद मामला थम जाएगा, लेकिन जब मामला नहीं थमा और प्रतिरोध नाम से दिल्ली के मावलंकर हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, तब हुकूमत मुतहर्रिक हुई। माहिरीन जराए का कहना है कि नरेंद्र मोदी के हामी रहे अदीबों, डायरेक्टरों वगैरह से बात हुई और उनको खुलकर हिमायत में आने के लिए कहा गया। तभी फिल्म अदाकार सलमान खान के वालिद सलीम खान खुलकर हुकूमत की हिमायत में आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू देकर कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिरका परस्त शख्स नहीं है। यही बात जम्मू कश्मीर के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कही है। बहरहाल सलीम खान ने कहा है कि अवार्ड लौटाने वाले डायरेक्टर अगर किसी बात से परेशान हैं तो उनको पहले हुकूमत के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने अरुण शौरी की मजम्मत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वो वजीर बन गए होते तब भी ऐसे ही मजम्मत करते। अब तक अकेले अनुपम खेर हुकूमत का महाज संभाले हुए थे, लेकिन सलीम खान के हिमायत में आने से फिल्मी दुनिया में इस मसले पर मुखालफत थम जाने के इम्कान है। जुनूब के सुपरस्टार कमल हसन ने भी अवार्ड लौटाने वालों की मुखालफत करके हुकूमत को राहत दी है। अंग्रेजी मुसन्निफों में विक्रम सेठ के बाद अमीश त्रिपाठी का और हिंदी मुसन्निफों में अशोक चक्रधर का हिमायत में आना हुकूमत के लिए बड़ी राहत की बात है।
कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा माखनलाल पोतेदार की किताब से उठा तनाजा झाग की तरफ बैठ गया है। उनकी किताब चिनार लीव्स के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर बहस छिड़ेगी, लेकिन एक हफ्ते में ही क़यादत की बहस को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी पार्टी के सदर बनेंगे। सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद और पार्टी के सीनियर रहनुमा एक एंटनी ने कहा है कि राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाया जाएगा। उन्होंने हालांकि इसका कोई मुकर्ररा वक्त नहीं बताया, लेकिन कई माहिरीन का कहना है कि इसी महीने राहुल गांधी की ताजपोशी हो सकती है। बिहार में उनकी रैलियों और अदम बर्दाश्त पर छिड़ी बहस में उनकी सरगर्मी के बाद पार्टी में उनके मुखालिफ रहनुमा भी ठंडे पड़ गए हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि अगर उनको सदर बनाया जाना है तो बिहार इंतखाबात के फौरन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाकर उनको मुंतखब किया जा सकता है। तीसरे हफ्ते में ऐवान का सरमा इजलास शुरू होने से पहले ये हो सकता है। अगर ऐवान के इजलास से पहले उनको सदर नहीं बनाया गया तो फिर मामला आइंदा साल के लिए टल सकता है। कांग्रेस के ही कुछ रहनुमा जनवरी के तीसरे हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। 2 साल पहले जनवरी में ही राहुल को जयपुर के एहतसाबी कैंप में पार्टी का नायब सदर बनाया गया था। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान के एक बयान को लेकर शुरू हुआ तनाजा खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला किया। गोरखपुर से मेंबर पार्लियामेंट आदित्यनाथ ने शाहरुख खान का मुआसना मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुल्क का एक बड़ा तबका शाहरुख खान की फिल्में देखना बंद कर दे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि शाहरुख रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी फिल्में भारत में करोड़ों रुपए कमाती हैं लेकिन उनको भारत में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त नजर आता है। लेकिन आज उन्होंने अपने तमाम ट्वीट्स वापस ले लिए और कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने 2 दिन पहले अपने 50वीं सालगिरह पर कहा था कि भारत में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी बहुत बढ़ गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जरिए सीमांचल में गाय से मुतालिक इश्तिहार लगाने पर इत्तेहाद ने सख्त एतराज का इजहार किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस इश्तिहार को लेकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने का फैसला किया है। बीजेपी के इस गाय के गोश्त वाले इश्तिहार में दिखाया गया है कि वजीर आला जी आपके साथ ही हर भारतीय की पूजने वाली गाय की बेइज्जती बार बार करते रहे और आप खामोश रहे। इस इश्तिहार में कहा गया है कि वोट बैंक की सियासत बंद कीजिए और जवाब दीजिए। क्या आप अपने साथियों के इन बयानात से मुत्तफिक हैं? इस इश्तिहार में लालू प्रसाद समेत आरजेडी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया के गाय के गोश्त को लेकर पहले दिए गए बयानों को दिखाया गया है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने इस इश्तिहार पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए कहा है कि ये इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की सरासर खिलाफ वर्जी है और इश्तिहार दिए जाने वाली पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी इस इश्तिहार के लिए बीजेपी पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। अदालत उज़्मा के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू ने उनको अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश हुकूमत के पास भेज दी है। चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस ठाकुर की मिक़ात 1 साल की रहेगी। वो जनवरी 2017 में अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू 2 दिसंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उससे 1 माह पहले उन्होंने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश भेज दी है। मरकजी हुकूमत अब ये सिफारिश सदर जमहूरिया के पास भेजेगी, जिसके बाद जस्टिस ठाकुर की तकर्रुरी अमल में आएगी। बीसीसीआई में श्रीनिवासन मामला और शारदा चिटफंड घोटाले की निगरानी जस्टिस ठाकुर की बेंच ही कर रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि ये जरूरी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी हारे। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये अहम है कि बिहार में बीजेपी शिकस्त खाए ताकि उसे एहसास हो कि नफरत की सियासत मुल्क में नहीं चल सकती है। मुल्क के लोग प्यार और अमन चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार को वोट दिए जाने की अपील की। नीतीश कुमार के तय हिमायत को दोहराते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली और बिहार से बाहर दूसरी रियासतों में रहने वालों से
कहा है कि वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करके कहे कि वो नीतीश जी को फिर से वजीर आला बनाने के लिए वोट करें। इससे पहले भी एक बार केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि बिहार में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दवा दुकानदारों ने हड़ताल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाए और दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी लगाए। यह मांग अनुचित है। ऐसे पाबंदी लगाना डिजिटल इंडिया, ई व्यापार और आधुनिकीकरण, प्रतिस्पर्धा, सूचना तकनीक सबका गला घोटना होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मुल्क के खुदरा कारोबारी बात बात पर परेशानी में आ जाते हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को लेकर खुदरा कारोबार बरसों से खतरे में है। तभी हर हुकूमत बार बार वादा करती है कि खुदरा कारोबार में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बहरहाल खुदरा कारोबार में FDI के मामले को छोड़ दें तो अब ये कारोबार नए बहरान में आ चुका है। ऑनलाइन कारोबार को लेकर खुदरा व्यापारी फिक्रमंद हैं। गुज़िश्ता दिनों दवा की ऑनलाइन बिक्री की मंजूरी को लेकर मुल्क के 8 लाख खुदरा कारोबारियों ने हड़ताल की और हुकूमत से कहा कि वो मंजूरी रद्द करें। लेकिन सवाल है कि क्या खुदरा कारोबारियों की इस फिक्र से हुकूमत को वक्त का पहिया पीछे की ओर घुमाना चाहिए। हिंदुस्तान में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के खरीदार की 2 खास आदतें बताई जाती है। पहली ये कि वो कीमत के तई काफी मुस्तैद होता है और दूसरा, जब तक प्रोडक्ट को हाथ में लेकर या हाथ से छू कर नहीं परखता है तब तक खरीद का फैसला नहीं करता है। ये दूसरा काम ऑनलाइन मार्केटिंग में मुमकिन नहीं है। लेकिन कंपनियों ने आसान रिटर्न की पॉलिसी बनाकर ग्राहकों को मुतासिर किया है। कीमत के मामले में अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील ने जितनी छूट दी है उतनी खुले बाजार में मुमकिन नहीं है। यानी सस्ता प्रोडक्ट और इजी रिटर्न की पॉलिसी ने ग्राहकों को ऑनलाइन बाजार की तरफ माइल किया है। एक अंदाजे के मुताबिक ये साल खत्म होने तक हिंदुस्तान का ऑनलाइन कारोबार $7 अरब यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। फिर भी ये हिंदुस्तान के कुल बाजार का काफी छोटा हिस्सा है। हिंदुस्तान का खुदरा बाजार $1,000 अरब से ज्यादा का है। हर साल इसमें 14 से 15% का इजाफा हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2018 तक ये बाजार $1250 अरब का हो जाएगा। जाहिर है 1,000 अरब के बाजार में $7 अरब का कारोबार काफी मामूली है। फिर भी खुदरा कारोबारी ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों से घबराए हुए हैं। दरअसल उनको लग रहा है कि ग्राहकों को जितनी सहूलियात और छूट इसके जरिए मिल रही है वो खुदरा कारोबारी नहीं दे सकते हैं। तभी किताबों की बिक्री से शुरू होकर ऑनलाइन कारोबार अब सब्जियों और दवाओं तक पहुंच गया है। कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक हर चीज ऑनलाइन मौजूद है और बाजार से कम दाम पर है। बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट अब ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों को दे रही है। गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी कि एप्पल ने अपने आईफोन खुदरा कारोबारियों के यहां से उठाकर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को बड़ी डिस्काउंट पर दे दिए हैं। यानी खुदरा कारोबारियों को इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत उनको तहफ्फुज़ देने के लिए ऑनलाइन कारोबार पर पाबंदी लगाने या उसे काबू में करने के उसूल नहीं बनाएगी। वैसे भी हुकूमत खुद ही डिजिटल इंडिया के ख्वाब को कामयाब बनाने में लगी है। ऐसे में वो डिजिटल मुहिम को कैसे रोक सकती है? इसलिए हिंदुस्तान के बाजार के खाके को देखते हुए खुदरा कारोबारियों को ऑनलाइन कंपनियों से घबराने की बजाय उनके साथ मफाहमत बनाने और उनके नेटवर्क से जुड़ने के इम्कानात तलाशने चाहिए। इससे दोनों का कारोबार बढ़ेगा और ग्राहकों की सहूलियात भी बढ़ेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद ऑनलाइन कारोबार से पैदा खतरे पर चर्चा करेंगे। भारत की जमीनी हकीकत डिजिटल क्रांति के लायक नहीं है। वैसा ही संकट है जैसे राजीव गांधी के वक्त कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ने का हल्ला था। लोगों का जीना, कारोबार और रोजगार में बहुत भारी परिवर्तन आने हैं। क्या इस सब को समझते हुए कोई तैयारी है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, दीपावली की गिफ्ट खरीदारी हो या दवाओं की बिक्री, इसमें ऑनलाइन कारोबार का जो पैमाना नजर आ रहा है, उससे क्या ये नहीं लगता है कि सचमुच में जो परंपरागत धंधे, कारोबारी, दुकानदार है, उन सब के ऊपर खतरे की तलवार लटक गई है? देखिए, उपभोक्ताओं को तो इसमें कुछ मजा आ रहा है कि घर बैठे कंप्यूटर पे दवा और ऑर्डर कर दिया, कुछ डिस्काउंट भी मिल गए
और सामान 1-2 दिन में पहुंच गया। सामान ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है कुछ गड़बड़ है तो तुरंत उन्होंने की बटन दबाया और सामान वापस लेकर चला जाएगा और आपका ये हो जाएगा, या तो एक्सचेंज हो जाएगा या फिर पैसा वापस हो जाएगा। तो ये तो एक सुविधा है। दूसरी तरफ ये भी है कि उनको बाजार जाने से, जैसे मान लिया कि किसी भरे बाजार में आप जाइएगा, लक्ष्मी नगर जाइए या सरोजनी नगर कहीं भी जाइए, कहीं पे भी जाएं, गाड़ी पार्क करिएगा। दीपावली में वैसे ही बहुत मारामारी रहती है, बहुत भीड़ और ट्रैफिक दिक्कत। तो अभी तक मिठाइयाँ तो नहीं आ रही ऑनलाइन, लेकिन हो सकता है कि अब वो भी आ जाएगी। अगला स्टेप वही होगा कि आप मिठाई का भी ऑर्डर ऑनलाइन बटन से आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि अब जैसे दुकानदार हैं, छोटे मोटे खास तौर से खुदरा दुकानदार हैं, तो उनकी दुकानदारी प्रभावित होगी। नहीं तो वही है कि 80,000 करोड़ का बिजनेस जो है दवा की दुकानों से, छोटा छोटा जो खुदरा में था, वो 5-6 ऑनलाइन कंपनियां अगर प्रभावित करे और खींचे और हड़ताल पे चले जाए, पहली बार दवा वाले हड़ताल पे जाए आपका अधिकार है। लेकिन सवाल है कि इस पर तो आपको भी विचार करना पड़ेगा कि अगर मेडिकल स्टोर से जो हम दवा ले रहे हैं और MRP पर देने पर भी केमिस्ट हमारे ऊपर एहसान जताता है कि जो MRP लिखा हुआ है उतना हम दे रहे हैं तो भी एहसान है। लेकिन वही दवा, वही सामान अगर हम की बटन दबा करके फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या किसी और से मंगाते हैं तो फिर बकायदे डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। इसलिए कि ये जो हड़ताल के कारण फिर हमें इस पर बहस करना चाहिए, सरकार को इस तरह की पाबंदी, कुछ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये वक्त के तकाजे में नहीं होना चाहिए। इनको खुद विचार करना होगा कि आपकी दुकानदारी अगर चौपट होने जा रही है तो क्यों चौपट होने जा रही है। भाई आप अगर छूट दे रहे नहीं रहे हैं, अच्छा उनको है कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, तो चला रहे हैं अपना, उनकी लागत कम होती है, लागत भी कम होती है। लेकिन बुनियादी सवाल है कि जब विदेशी कंपनियों के खुदरा कारोबार में आने पर इतना हल्ला हुआ, ये तमाम हुआ, और आज डिजिटल इंडिया का नारा है, तो उससे जो चेंज होगा संस्थागत, मतलब जो उसका क्या करेंगे फिर? देखिए अंततः तो ये भी होगा कि सब्जियां भी ऑनलाइन आ जाएगी। हो सकता है, लेकिन भारत की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति है उसको देखते हुए तो आप अभी दूर की कौड़ी लगती है। अभी शहरों में हो सकता है, अब आप जाकर के बिहार के किसी कस्बे में या किसी शहर में, यूपी के किसी, नहीं वो ठीक है, लेकिन जहाँ धंधा है, जहाँ बिजनेस है, वहाँ तो प्रभावित होगा, कंपटीशन मिलेगा। हाँ बिल्कुल कंपटीशन मिलेगा, तो इससे उपभोक्ता को तो फायदा है। लेकिन अब ये अगर इनको है तो इनको बाजार के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। नहीं तो उसमें राजनीतिक जमात, समाज, राष्ट्र, राज्य, आर्थिकी, कर्णधार, नीतिगत कुछ हो सकता है या नहीं करना चाहिए? नहीं, नीतिगत इसमें मतलब आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही जब इकोनॉमी को खोल रहे हैं, आप उदारीकरण के रास्ते पे जा रहे हैं, के साथ चलना तो पड़ेगा ना। तो उसमें आप क्या करेंगे? अगर FDI मंगा रहे हैं तो FDI किस बात के लिए मंगा रहे हैं? FDI तो जाहिर बात समुद्र में डुबोने के लिए तो पैसा नहीं लगाएगा कोई विदेशी, वो कहीं ना कहीं मुनाफा कमाएगा। सबको लग रहा है कि भारत इस समय एक बड़ा बाजार के रूप में विकसित, और वो बाजार इस तरह नए तरीकों से क्या बाजार बनेगा? आप कल्पना कीजिए, देखिए जिस तरह से टैक्सी सर्विसेज है, अब उबेर है, ओला है, आप किसी टैक्सी स्टैंड पे उतना डिपेंड नहीं कर सकते कि हमने ऑर्डर किया है तो टाइम पे कहा तो मतलब 5 मिनट में गाड़ी आपके दरवाजे पे हाजिर है, और रेट उसका पैसा जरा सा भी इधर उधर नहीं। उस नाते ये सब जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्था पारदर्शी हो रही है, ये हो रही है, लेकिन इसमें डर एक ही है कि जब मोनोपोली हो जाएगा उस समय ये क्या करेंगे? तो वो मोनोपोली नहीं होने देनी चाहिए, ये बुनियादी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। हर समय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए, कंपटीशन बना रहना चाहिए, तभी चलेगा। नहीं तो उस नाते दुकानदारों को भी, जैसे दवा दुकानदार है तो उनको भी प्रतिस्पर्धा मिली है कि बाकी तो दुकानों से नकली दवाई का भी संकट था, बहुत भारी भयावह था, वो भी सब कंपटीशन में अब सुधरेंगे। हाँ सुधरेंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि भाई MRP जब हम देते थे तो हम एहसान करते थे, अब देखिए अब बहुत सारे आप जाइएगा केमिस्ट 10% की छूट ऐसे दे देते हैं। अब दवाएं ले रहे हैं तो 10% ऑफर करते हैं, भाई 10% हम छूट दे देते हैं। तो ये चेंज आया, ये चेंज आया है, तो ये चेंज एक तरह से अच्छे के लिए, स्वागत के लिए। उपभोक्ता की तो चांदी है, उपभोक्ता तो उसमें कोई घर में बैठा हुआ है, मिलाकर हर जनता, हर व्यक्ति उपभोक्ता चाहता है। हाँ ठीक है, आज हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं तो भी किसी से खरीद रहे हैं, तो वो तो है ही है। दूसरी तरफ जो कंजेशन हो रहा है ना बाजारों का, जो गाड़ियों की पार्किंग की समस्या हो रही है या जो भीड़ बढ़ रही है, तो उसमें कमी ला सकता है। लेकिन वही है कि बाजार को रास्ता तो बनाना पड़ेगा, बाजार टूटेगा नहीं, बाजार कभी मिटेगा नहीं। लेकिन जब राजीव गांधी के समय भी कंप्यूटर के आने के साथ में जो बेरोजगारी के खतरे का एक हुआ था, तो ये नई आर्थिकी, मतलब एक परंपरागत और नई आर्थिकी के बीच का जो ये ट्रांजिशनल फेज है, इसको डिजिटल इंडिया के प्लानिंग में के दौरान में कैसे सोचा जाए, कैसे डिजिटल इंडिया का इससे थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस से थोड़ा सा लगे, वो उसके और भी फॉर्मेट, वो भी सब जगह ई गवर्नेंस हो, उसमें भी जिस तरह से आप 4.5 लाख रुपए लगाने की बात कर रहे हैं, देश का जो हमारा बजट है उसका 1/4 से उसी पर अधिक चला जाएगा, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दरार नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पहले देश में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, दवा है,
स्कूल है, शिक्षा है, इन सारी व्यवस्थाओं को अभी भी आप देखिए ना, हमारे देश में जो साक्षर को माना जाता है ना, जो अक्षर को पहचान ले, तो वो 74% है, यानी कि अभी भी हमारे पास 26% लोग इलिटरेट, वो भी नहीं है। तो इसमें 74% में कितने लोग कंप्यूटर लिटरेट हो सकते हैं? ये बहुत वो तो खैर बहुत है। तो इसलिए अभी उस पर जितना हो सकता है ठीक है, स्वागत। लेकिन अगर इस तरह के आंदोलन हो, हड़ताल हो, ये हो, तो समाज को और देश को या नीति निर्धारकों को इस पे ज्यादा विचार करने की या नए पाबंदियां लाने की हमको क्या हासिल होने वाला? ठीक है, उनका ये कहना है कि नहीं, प्राइवेट इस तरह ऑनलाइन बिक्री का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो वक्ता पूछेगा ना कि अगर हमको जिस सामान पे 30% 40% छूट मिल रही है और सामान वही मिल रहा है जो लाला जी आप दे रहे हैं, तो हम फिर उससे क्यों नहीं लेंगे? आपसे हम क्यों लेंगे? आपसे हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है। दूसरी चीज ये है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको भी अपनी मतलब उस पर नजर रहे, पारदर्शिता रहे और उत्पाद क्वालिटी जैसे दुनिया के और देशों में जो है आप क्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे माल्स जो फेल हो रहे हैं या बिग बाजार वगैरह जो भी है, तो आप रेट तो कम कर देते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत घटिया होती है। उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो होना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।